तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा टॉपिक जो कि क्या है, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि जो भी हमारे एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रेजिस्टेंस की रेशो के बेस पे एक तो पूछे जाते हैं हमसे, और हमसे क्या पूछा जाता है कि जो रेजिस्टेंस है उसका टेम्परेचर की वजह से क्या फर्क पड़ता है रेजिस्टेंस के ऊपर। दूसरा हमसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पावर को भी रेजिस्टेंस से रिलेट करके क्वेश्चन बनता है हमारे पास में, और एक ग्राफ वाले क्वेश्चन बनते हैं रेजिस्टेंस से। तो उन सब क्वेश्चंस को हम इस वाली वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, और रेजिस्टेंस की हमारे पास में जो यूनिट होती है वो होती है ओहम, और इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं ओहम को। ठीक है हमारे पास में, तो ये चीज हमारे पास में क्लियर हो गई है। अच्छा, अब देखो, अगर हम एक होता है हमारे पास में ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ कहता है कि जो रेजिस्टेंस है आपका वो V अपॉन I के ऊपर डिपेंड करता है, यानी रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन का I। V होता है आपके पास में पोटेंशियल एंड I होता है आपके पास में करंट। ठीक है हमारे पास में। अब देखो, ये चीज तो हमें पता है दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन में I, यानी कि V इज इक्वल टू IR क्या है आपका ओहम्स लॉ है हमारे पास में। ये है हमारे पास में ओहम्स लॉ। अब इस ओहम्स लॉ का ना एक ग्राफ बनता है हमारे पास में। वो ग्राफ हमारे पास में बनता है जब हम V और I के बीच में, हम यहाँ पे V और I के बीच में जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का हमारे पास में आता है, यानी कि V और I क्या करते हैं, एक साथ में ही क्या करते हैं हमारे पास में वेरी करते हैं। ठीक है, अब इस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है, जो V और I है, अब मैंने देखा कि जो लाइन थी ऊपर ये हमारे पास में थीटा एंगल बना रही है। सपोज जो ये लाइन है ना इस तरीके से ऊपर जाती हुई, ये कहलाती है स्लोप हमारे पास में। इस लाइन को हम बोलते हैं स्लोप। स्लोप को m से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और स्लोप की वैल्यू हमें देता है टेंजेंट थीटा। ठीक है, और V और I के ग्राफ के अंदर जो थीटा बन रहा है हमारे पास में, V और I के ग्राफ के अंदर टेंजेंट थीटा हमें क्या देगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा हमको। ठीक है, क्योंकि देखो टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। अगर मैं इस ग्राफ को इस तरीके से बनाऊं, ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो देखो थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास में V, और जो जिस लाइन के ऊपर थीटा बना हुआ होता है वो कहलाता है बेस, यानी कि I। देखो V अपॉन में I रेजिस्टेंस के ही तो बराबर था। ठीक है, हमारे पास में एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि टेंजेंट थीटा हमें क्या देगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा। ठीक, उसके बाद में एक ग्राफ क्वेश्चन इस तरीके से दिया होता है कि मान लिया कि एक ग्राफ आपके पास में इस तरीके से दिया हुआ है जिसका स्लोप है कुछ, मान लिया इसको हमने T1 टेम्परेचर से रिप्रेजेंट करा, इस वाली लाइन को, यहाँ I है, यहाँ पर V है, और ये बना रहा है θ1 एंगल। ठीक है, हमारे पास में एक लाइन इस तरीके से, यानी एक स्लोप इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है T2 के साथ में आपको। अब देखो जो ये T1 वाला पोर्शन है ये बना रहा है आपके पास में θ1 एंगल। ठीक है, और जो आपके पास में T2 वाला है ये आपके पास में बना रहा है θ2 एंगल। ठीक है, ये ऊपर वाला क्या बना रहा है, θ1 एंगल, यानी कि यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा क्या है θ1, और सिर्फ इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक क्या है θ2। अब ये आपसे यहां पर दो क्वेश्चन पूछेगा, एक तो टेम्परेचर कौन से वाली लाइन का ज्यादा है, मतलब कि T1 टेम्परेचर ज्यादा है या T2 टेम्परेचर ज्यादा है, या फिर वो पूछेगा कि रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है आपके पास में। ठीक है, ये जो स्लोप है हमारे पास में ये रेजिस्टेंस बताएगा। तो देखो अब हमें रेजिस्टेंस कौन देगा, टेंजेंट थीटा। अब हम यहां पर देखें तो सीधा सा हमें दिखाई दे रहा है कि θ1 जो है वो θ2 से बड़ा है, यानी कि हमारे पास में टेंजेंट θ1, अरे भैया टेंजेंट θ1 हमारे पास में टेंजेंट θ2 से बड़ा है। टेंजेंट θ1 T1 यानी कि T1 वाली लाइन आपके R1 को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि आपके पास में R1 की वैल्यू क्या है, R2 से ज्यादा है, और रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर के साथ में, इसीलिए ही आपके पास में T1 भी क्या होगा, T2 से ज्यादा होगा। और वैसे भी हम यहाँ पर देखें तो स्लोप की वैल्यू T1 की ज्यादा है और T2 की क्या है हमारे पास में कम है। तो एक क्वेश्चन हमारे पास में इस तरीके
तरीके से बनेगा। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का इनवर्स होता है कंडक्टेंस, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमारे पास में हमारे पास में क्वेश्चन बनता है दैट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन में ए। रो जो हमारे पास में होता है ये कहलाती है रेजिस्टिविटी। ठीक है, हमारे पास में रो कहलाती है रेजिस्टिविटी और ये रेजिस्टिविटी इनवर्स होती है कंडक्टेंस के। इस तरीके से सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है कंडक्टेंस नहीं, कंडक्टिविटी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का इनवर्स होता है कंडक्टेंस और रेजिस्टिविटी का इनवर्स होता है कंडक्टिविटी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो रेजिस्टिविटी है हमारे पास में ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। तो जो रेजिस्टिविटी होती है ये हमारे पास में शेप एंड साइज ऑफ सब्सटेंस या मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करती। शेप एंड साइज के ऊपर ये डिपेंड नहीं करती। हमारे पास में रेजिस्टिविटी ओनली एंड ओनली किसके ऊपर डिपेंड करती है, मटेरियल ऑफ सब्सटेंस के ऊपर। भाई मटेरियल कैसा है आपके पास में सब्सटेंस का, जिसका भी आप रेजिस्टेंस निकाल रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि अगर वो क्वेश्चन पूछ ले कि आपने उसकी कोई वायर थी, उसकी लेंथ को आपने डबल कर दिया, एरिया को हाफ कर दिया, तो रेजिस्टिविटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तो उसका आंसर होगा नो चेंज। रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमारे पास में तो एक पॉइंट हमारे पास में यहां से क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम इससे और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बनते हैं रेशियो वाले क्वेश्चन रेजिस्टेंस से। देखो, ठीक है, रेजिस्टेंस हमेशा टेम्परेचर के साथ में क्या करता है, इंक्रीज करता है, किसके अंदर, कंडक्टर्स के अंदर हमारे पास में। ठीक, अब देखो जो क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पास में 3 या 4 केस बनेंगे, उनको हम देख लेते हैं। तो देखो पहला केस हमारे पास में क्या बनता है। सो फर्स्ट केस है हमारे पास में, अगर आपके पास में क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा हो कि परसेंटेज चेंज इन लेंथ, किस टाइप का क्वेश्चन हो, परसेंटेज चेंज इन लेंथ का हमें क्वेश्चन दे रखा हो कि क्या चेंज होगा रेजिस्टेंस के ऊपर अगर आपके पास में जो लेंथ है वो चेंज कर रही है। परसेंटेज चेंज इन लेंथ को हम डेल्टा एल बाय एल से रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमसे पूछ रहा है इससे रेजिस्टेंस के ऊपर क्या चेंज आएगा आपका। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, रेजिस्टेंस बराबर होता है रो एल अपॉन में ए के। अब मुझे तो सिर्फ लेंथ चेंज करवानी है, तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर जब लेंथ और एरिया में से सिर्फ एक चीज चेंज हो रही हो तो हम क्या करेंगे, यहां पर वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेंगे फॉर्मूला को। मतलब देखो कि आप किसी वायर की लेंथ को इंक्रीज करो चाहे डिक्रीज करो, चाहे एरिया को डबल करो या घटाओ, कुछ भी करो, मतलब लेंथ और एरिया के साथ में, क्या वॉल्यूम पे कभी फर्क पड़ता है, नहीं। मान लिया 1 ग्लास पानी है, आप उसको अलग अलग करके 3 ग्लास में डालो, 2 में डालो या कुछ भी करो, तो लेकिन वो पानी तो 1 ग्लास ही रहने वाला है ना, मतलब वॉल्यूम क्या रहेगी, हमेशा सब्सटेंस की सेम रहने वाली है। तो वॉल्यूम किसके बराबर होती है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया मल्टीप्लाई में लेंथ। तो हम इस वाले फॉर्मूले के अंदर क्या करेंगे, हम ऊपर और नीचे कर देंगे हम एरिया से मल्टीप्लाई, नहीं एरिया से नहीं करेंगे, हम लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें तो सिर्फ एक ही जगह वॉल्यूम बनानी है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, रो एल का स्क्वायर अपॉन में वॉल्यूम। अब रेजिस्टिविटी और वॉल्यूम तो चेंज होगी नहीं, तो आपका रेजिस्टेंस सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एल स्क्वायर के ऊपर। ठीक है, हमारे पास में अगर सिंपल क्वेश्चन दे रखा हो तो हम डायरेक्टली देख लेंगे भाई रेजिस्टेंस एल स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रहा है और हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब जैसे कि अगर वो बोल देता कि भाई पहले रेजिस्टेंस R1 था, बाद में R2 हो गया, पहले लेंथ L1 थी और L2 थी, तो क्या रेजिस्टेंस के ऊपर चेंज आएगा, तो ऐसे केस के अंदर रेजिस्टेंस जो होगा वो लेंथ के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करेगा हमारे पास में। ठीक है, लेकिन अगर वो बोल दे परसेंटेज चेंज वाला क्वेश्चन, तो हम उस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास में R1 बाय में R2 किसके बराबर आया, L1 का स्क्वायर अपॉन में L2 का स्क्वायर, होल का स्क्वायर में लिख सकती हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर जो भी आपके पास में ऊपर पावर होती है वो आगे आ जाती है और यहाँ आपका आ जाएगा परसेंटेज चेंज, और यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस हमारे पास में। ठीक है, अब देखो उसने बोला था कि आपके पास में सपोज परसेंटेज चेंज ऑफ लेंथ है 0.1%, तो बताओ परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस क्या आएगा, तो वो हमारे पास
पास में क्या हो जाएगा, देखो 2 डेल्टा एल बाई एल था 0.1%, यानी परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 0.2%। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट हमारे पास में ये वाला निकल कर आया। यहां से एक क्वेश्चन वो आपको इस टाइप का पूछ सकता है। 2 केस हो गए रेजिस्टेंस के, हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब है हमारे पास में थर्ड केस जिसके अंदर लेंथ सेम रहती है लेकिन एरिया चेंज होगा। ठीक है हमारे पास में, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट केस है अपने पास में केस नंबर 3 पे हम आ जाते हैं। वहीं पर ही 2 पार्ट बन गए थे उसके। जब आपके पास में क्या हो, एरिया चेंज हो रहा हो। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से देखूं, सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन का ए। ठीक है, और हम ये मान के चलते हैं, वायर मान लिया कुछ इस शेप की होगी, सिलेंडर शेप की, लेकिन एरिया किसका होगा, एरिया अगर आप इसके आगे वाला हिस्सा देखो तो ये क्या सर्कल की शेप के अंदर है आपके पास में। तो हमेशा यहां पर हमारे पास रेजिस्टेंस हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के हिसाब से निकालते हैं, मतलब इस वाले एरिया के अंदर क्या होगा। तो हमेशा यहां पर एरिया की जगह पे क्या लिया जाएगा, सर्कल का एरिया लिया जाएगा, जो किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर के। सिलेंडर का एरिया नहीं लेना होता। अब हमें पता है रेजिस्टेंस रेडियस होता है डायामीटर का आधा हमारे पास में, तो यानी कि अगर एरिया रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डायामीटर के भी क्या होगा, वो स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये तो हमारे पास में क्या है, वैल्यू है कांस्टेंट, इनको हमें नहीं देखना होता। हम क्या देखेंगे, सिर्फ किसके ऊपर वो डायरेक्टली वेरी करेगा, क्योंकि ये तो कट जाएगा हमारे पास में बाद में। सिर्फ हमें क्या देखना होता है कि किसकी वैल्यू के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहां क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रेजिस्टेंस था रो एल अपॉन का ए, एक जगह मुझे वॉल्यूम बनानी पड़ेगी, तो अब मुझे लेंथ वाले हिस्से पे वॉल्यूम बनानी पड़ेगी क्योंकि एरिया तो मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, ऊपर भी एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगी और नीचे भी एरिया से, तो ये बन जाएगा a इंटू में l बन गया वॉल्यूम अपॉन में a स्क्वायर। इसका मतलब हमारे पास में जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है एरिया के स्क्वायर के। ठीक है, यहां तक की बात। अब हम आगे देख लेते हैं, यानी कि यहां से मैं रेशो बनाऊं तो जो R1 माइनस बाय का R2 बनाऊं तो वो किसके बराबर होगा, A2 अपॉन में A1 के होल स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अब लेकिन एरिया तो डायामीटर के भी स्क्वायर के बराबर है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे एरिया का स्क्वायर करूंगी तो इस डायामीटर का एक बार और स्क्वायर हो जाएगा, यानी एरिया का स्क्वायर डायामीटर की पावर 4 के साथ में वेरी करेगा। तो यानी कि यहाँ पर R1 बाय में R2 किसके बराबर हो जाएगा, D2 की पावर 4 या फिर और अपॉन में D1 की पावर 4 के वेरी करेगा ये हमारे पास में। यानी कि मैंने यहाँ पे इस तरीके से बोल सकती हूँ, ये क्या हो जाएगा, D2 बाय में D1 की होल पावर 4। ठीक है, जैसे अगर उसने हमें क्या बोल दिया होता, आप क्वेश्चन के ऊपर आ जाएं कि सपोज आपके पास में D1 था D के बराबर, लेकिन आपने बाद में उसका जो डायामीटर था वो क्या हो गया, आपके पास में हाफ हो गया। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा R1 बाय में R2, D2 हो गया आपके पास में D बाय 2 और नीचे था आपके पास में D, इस पूरे की पावर 4। D से D कट गया, अपने पास में क्या बच जाएगा यहाँ पर, R1 बाय में R2 इज इक्वल टू 1 बाय 2 की पावर 4, जो किसके बराबर होगा, 1 बाय 16 के बराबर हमारे पास में हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। यहां भी 2 केस बन गए, अगर एरिया के ऊपर डिपेंडेंस पूछे तो हम यहां तक सॉल्व कर देंगे, अगर वो डायामीटर के ऊपर पूछे तो हम यहां तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस केस के अंदर भी 2 हिस्से हमें मिल गए। नेक्स्ट हमारे पास में आता है जब आपके पास में वो किसके ऊपर डिपेंड करे, आपके डेंसिटी आ जाए। ये चीज क्लियर होगी अपने पास में। अब देखो आगे हम बात करेंगे यहां पर कि अगर आपके पास में लेंथ एंड मास चेंज कर रहा है। नेक्स्ट केस है अपने पास में जोन से भी नंबर वाला होगा। अब आपके पास में क्या है, मास एंड लेंथ ऑफ वायर या मटेरियल, जो भी हमारे पास में जिसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है वो क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहा है, मास एंड लेंथ हमारे पास में चेंज कर रहे हैं। तो देखो रेजिस्टेंस हो जाएगा रो एल अपॉन में ए के बराबर। अब देखो यहाँ पे तो मास कहीं पे आया नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि जो डेंसिटी होती है वो किसके बराबर होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय में वॉल्यूम के बराबर होती है अपने पास में। डेंसिटी को हमने डी से रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट कर दिया m को मास से, v को वॉल्यूम से। सो वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, मास बाय में डेंसिटी के बराबर। अब हम यहाँ पे वॉल्यूम बना सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, r इज इक्वल टू, अब देखो किसको वॉल्यूम बनाएंगे, ऊपर या नीचे, लेंथ तो चेंज हो रही है तो इसे तो हम वॉल्यूम बनाएंगे नहीं, हम बनाएंगे नीचे वॉल्यूम। तो इसको L से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा रो एल स्क्वायर अपॉन का V इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, यानी कि अब यहाँ पे देखो R रो एल स्क्वायर, वॉल्यूम किसके बराबर है, मास अपॉन में डेंसिटी के बराबर। अब ना तो रेजिस्टिविटी चेंज हो रही ना डेंसिटी चेंज हो रही, सो रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, एल स्क्वायर बाय में m के बराबर। यानी अगर हम रेशियो निकाल लें सो R1 बाय में R2 किसके बराबर हो जाएगा, L1 का स्क्वायर अपॉन में L2 का स्क्वायर अपॉन में, यहाँ मास तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, सो m1 इंटू का m2। तो इस तरीके से हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो नेट रिजल्ट क्या निकल कर आ गया, दैट R1 बाय में R2 इज इक्वल टू L1 का स्क्वायर अपॉन में L2 का स्क्वायर इंटू में m2 अपॉन का m1 हमारे पास में। ठीक है, एक केस हमारे पास में ये निकल कर आ गया। ठीक है, यहाँ तक की बात, ये तो हो गए केसेस अपने पास में, ठीक है, जो हमसे मोस्टली पूछे जाते हैं। और R हमारे पास में रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल का अगर कभी पूछ ले तो उसके बीच में डिफरेंस और देख लेते हैं। अगर एक तो आपके पास में रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज के अंदर लगे हुए हैं और एक केस के अंदर रेजिस्टेंस आपके पास में पैरेलल के अंदर लगे हुए हैं, तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखो, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए होते हैं, मतलब एक दूसरे से सीधे एक ही लाइन के अंदर जुड़े हुए होते हैं, तो वो रेजिस्टेंस कहलाते हैं सीरीज के अंदर। ठीक है, जैसे हम दो रेजिस्टेंस का यहाँ पे देख लेते हैं, ये था R1 रेजिस्टेंस, ये था R2 रेजिस्टेंस। तो सीरीज के अंदर आपके रेजिस्टेंस डायरेक्टली जुड़ जाते हैं, यानी R1 प्लस में R2। पहला पॉइंट, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आपके पास में रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए होते हैं तो वहां पर क्या रहता है, करंट तो आपका सेम रहता है, क्या सॉरी हाँ करंट सेम रहता है, चेंज क्या होती है आपके पास में, वोल्टेज चेंज होती है। ठीक है, जो हमारे पास में मेन कंफ्यूजन क्रिएट करता है, जब हम पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस को लगाते हैं, यानी कि वो लोग डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होंगे, एंड टू एंड कनेक्ट होंगे हमारे पास में, सीधी एक लाइन नहीं बना रहे होंगे, तो उस टाइम पे पैरेलल रेजिस्टेंस कहलाते हैं। जैसे इसकी वैल्यू R1, इसकी वैल्यू R2, तो ऐसे केस के अंदर नेट रेजिस्टेंस निकलता है 1 अपॉन R1 प्लस में 1 अपॉन में R2। फिर हम इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर जब हम एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाता है R1 इंटू का R2 प्लस में R1, सिंपल मैंने एलसीएम ले दिया। फिर हम इसे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि 1 अपॉन R बराबर था R2 प्लस में R1 अपॉन में R1 इंटू का R2। तो जब हम इसको रिवर्स कर देंगे सो रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका नेट R1 R2 इंटू में R1 प्लस में R2, किसके अंदर, पैरेलल के केस के अंदर। ठीक है, ये तो हमने पहले पढ़ा हुआ है। मेन क्या है आपके पास में कि पैरेलल के अंदर वोल्टेज रहती है सेम हमारे पास में। ठीक है, चेंज क्या होता है हमारे पास में, यहाँ पर करंट होगा हमारे पास में चेंज। ठीक है, हमारे पास में तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि आपके पास में अपने घरों के अंदर आप इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को पैरेलल में लगाओगे कि सीरीज में लगाओगे। तो हम अपने घरों में जो अप्लायंसेस होते हैं उनको पैरेलल में लगाते हैं। इसका एक रीजन तो ये होता है कि सबको वोल्टेज क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। वोल्टेज अगर सेम मिलेगी तो यानी वो अपनी पूरी एफिशिएंसी से वर्क करेंगे। दूसरा रीजन कि अगर एक आपके पास में अप्लायंस खराब हो गया तो पूरा का पूरा सर्किट ब्रेक नहीं होगा, बाकी अप्लायंस वर्क करते रहेंगे। ठीक है, सीरीज के अंदर क्या होता है कि मान लिया आपका ये वाला अप्लायंस एक खराब हो गया जिसका रेजिस्टेंस R2 था, तो पूरा का पूरा सर्किट क्या हो जाएगा आपके पास में, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा सीरीज के अंदर हमारे पास में मेन क्या होता है, हमारे पास में करंट तो सबको बराबर बराबर मिलेगा, लेकिन क्या होगा यहाँ पर वोल्टेज सबको बराबर नहीं मिलेगी। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि आपके पास में दो बल्ब थे, दो बल्ब को एक बार तो आपने सीरीज में लगाया और एक बार पैरेलल में, तो कौन से बल्ब ज्यादा ग्लो करेंगे, तो जो आपके पैरेलल में लगे हुए बल्ब होंगे वो ज्यादा ग्लो करेंगे। रीजन कि वहां पर उनको क्या मिल रही है, हाई वोल्टेज मिल रही है, मतलब सबको बराबर बराबर वोल्टेज मिल रही है। और जो आपके पास में ब्राइटनेस होती है बल्ब की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वोल्टेज के ऊपर। ठीक है,